साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल प्रकाश पुंज पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अब हिंदी का भी क्लास आपका चलेगा, जिसमें साहित्य और व्याकरण संयुक्त रूप से चलेगा। और मैं यहाँ पर डेली आपको 10 प्रश्न साहित्य के और 10 प्रश्न व्याकरण के करवाऊँगा। अगर आप SSC GD, बिहार SI का मेंस, ठीक है, बिहार SI के मेंस में क्या पूछता है, क्वालिफाइंग नंबर पूछता है ना हिंदी। फिर उसके बाद आप AEDO का फॉर्म भरे हों तो आप यहाँ से हिंदी का तैयारी कर सकते हैं। TGT या फिर जो PRT में पूछता है आपका क्वालिफाइंग पेपर, उसका भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा तैयारी करवा दूंगा, जो भी हिंदी जहाँ से भी पूछता है आपका, ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। खास करके जिनका सब्जेक्ट हिंदी है वो ज़रूर देखिएगा साथियों, ठीक है। TGT PGT या फिर UGC नेट तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन रखता हूँ आपको। मात्र मैं 20 क्वेश्चन नहीं, आपको लगभग 100 प्रश्न का आंसर यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, मतलब पहले नंबर प्रश्न पर। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। देखिए, आदिकाल का है, चारण काल का है, वीरगाथा काल का है या फिर सिद्ध सामंत काल का है। तो साथियों, रामचंद्र शुक्ल जी इसको वीरगाथा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरगाथा काल। ये वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इस आरंभिक काल में जितने भी उस वक्त के राजा महाराजा थे, उनके वीरता की गाथा की गई है। जैसे उस वक्त आदिकाल की एक रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज का बखान किया गया है। और इसका जो लेखक हैं वो कौन है? चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ये इनके दोस्त भी थे और इनके दरबारी कवि भी थे, ठीक है। तो यहाँ से आप दो चीज़ सीख गए। अब यहाँ देखते हैं ये आदिकाल। आदिकाल कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनको हम HPD लिखते हैं, ठीक है। ये चारण काल कौन कहा था? तो चारण काल कहे थे जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। क्या नाम था उनका? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ये वही हैं जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखे थे, ठीक है। ये सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। और फिर इसके बाद बच गया कौन सा? सिद्ध सामंत काल। ये सिद्ध सामंत काल आपको बोले थे राहुल संकृत्यान जी, ठीक है। कौन बोला था? राहुल संकृत्यान। ये राहुल संकृत्यान जो यात्रा पर बहुत सारे अपना रचना लिख चुके हैं। एक और आपको बात बता दूं यहाँ से कि ये आरंभिक काल कौन बोला था? तो आरंभिक काल बोले थे मिश्र बंधु, ठीक है। ये मिश्र बंधु जो थे, भाई थे ये लोग, ठीक है, उन्होंने आरंभिक काल बोला था। तो यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। एक और बात याद रखिएगा यहाँ से आप कि बीजवपन काल कौन बोला था, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। बीजवपन काल कौन बोल दिया आदिकाल को? तो ये बोले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। महावीर प्रसाद बोले थे, प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी। ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, ठीक है साथियों। देखिए, आपको एक प्रश्न से कितना प्रश्न बता दिए हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है इसमें से? पहला नंबर ऑप्शन है चंद्रबरदाई। अभी जैसे कि पिछले ही आपको क्वेश्चन में बताया कि चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। नामदेव, जगनिक और मधुकर। देखिए यहाँ पर नामदेव जो हैं ये वीरगाथा काल के नहीं हैं। ये किस काल के हैं? तो नामदेव हैं भक्ति काल के, याद रखिएगा, ठीक है। नामदेव किस काल के हैं? तो ये भक्ति काल के हैं। ये चंद्रबरदाई के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ये जगनिक के बारे में आप जान लीजिए कि ये परमाल रासो लिखे थे। कौन लिखे थे? इनकी रचना का नाम है परमाल रासो। ये भी क्या है? ये भी आदिकाल की रचना है, यानी कि वीरगाथा काल की रचना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किन्हें माना जाता है? तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो माना जाता है
ये चंद्रबरदाई को माना जाता है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है, देखिए जगनी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपका आ गया एक दलपति विजय, जिन्होंने लिखा था खुमान रासो। ठीक है, क्या लिखे थे? खुमान रासो। 3 गो रासो साहित्य आपको बता दिए। ठीक है, और विद्यापति यहाँ पर जैसे जैसे ऑप्शन में आएगा आपको मैं बताते चलूँगा। विद्यापति का रचना के बारे में अगर बताएं तो बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से प्रमुख है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, फिर इसके बाद पदावली की भी रचना इन्होंने की थी। ठीक है, पदावली। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो बस आँख मूंद के यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा? चंद्रबरदाई लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग अगले। जगनी कुगनी के बारे में तो आपको बता ही दिया। फिर इसके बाद कबीरदास की भाषा कौन सी है? जो जो आपको इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि ये आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए आपको ऑप्शन के थ्रू उसको मैं बता दे रहा हूँ। सदुक्कड़ी भाषा इनका है। ठीक है, और ये बात बोला कौन था कि सदुक्कड़ी भाषा जो बोलते हैं कबीरदास, साधु हैं, सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं। ये बोले थे बहुत ही जो महान लेखक या फिर आलोचक हैं, उनका नाम है रामचंद्र शुक्ला जी। ठीक है, ये सदुक्कड़ी भाषा बोले थे कि ये जो कबीरदास जी है ना, साधु प्रवृत्ति के आदमी हैं और इनकी भाषा साधु वाली है। इसके बाद हम कुछ यहाँ से और फैक्ट जान लेते हैं कि इनको भाषा का डिक्टेटर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषा का डिक्टेटर। और ये कौन बोला है? डिक्टेटर। ठीक है, ये कौन बोला भाषा का डिक्टेटर? तो ये बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर इनको बोला गया पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को। क्या बोला गया? पंचमेल खिचड़ी। कि ये ऐसा आदमी है कि भाषा को किसी भी तरीके से तोड़ ममोड़ देते हैं, इनका खिचड़ी बना देते हैं भाषा का। ये बात बोले थे श्याम सुंदर प्रसाद। ठीक है, श्याम सुंदर प्रसाद जी। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो आगे हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, हरिऔध हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो सखी वो मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त इसके पंक्ति हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो लाइन है ये किनकी लाइन है? तो ये लाइन है यशोधरा की। ठीक है, ये किसका लाइन है? तो ये लाइन है यशोधरा। और ये यशोधरा कौन है आपको पता है? यशोधरा हैं गौतम बुद्ध की पत्नी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वो वियोग में कहती हैं, जो गौतम हैं उनके वियोग में कहती हैं कि वो जब पुण्य के काम करने जा रहे थे तो मुझसे कहकर जाते, तो क्या मैं उन्हें रोक लेती? क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि वो मुझसे कह कर जाते? ठीक है, इस बात के लेकर वो बहुत माने चिंतित और दुखी थीं। ठीक है, और इस बात को वो समझते थे। बुद्ध बहुत ज्ञानी आदमी थे, आपको पता ही है। तो उन्होंने बोला है कि मैं यशोधरा का दोषी हूँ। और बाद में जब वापस जाते हैं 7 साल बाद जब ये घर लौटते हैं तो इन्होंने यशोधरा से माफ़ी मांगा, और फिर ये अपने बेटे को और यशोधरा को लेकर चले जाते हैं फिर से, मतलब वो अपने जहाँ रहते थे। ठीक है, बौद्ध जो विहार था वहाँ पर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा हम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की बात कर ले, फिर या हरिऔध की बात कर ले, या फिर अज्ञेय की बात कर ले। तो इनकी रचना एक बहुत फेमस है। ठीक है, रचना इनकी फेमस है, और वो रचना है कितनी नावों पर कितनी बार। कितने नावों पर कितने बार अज्ञेय की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना की और भी बात करें
तो इनका भारत भारती आप सुने होंगे। फिर उसके बाद आप साकेत, ये जो लाइन है ये साकेत का ही लाइन है, ये भी याद रखिएगा, साकेत। फिर पंचवटी, यशोधरा भी इनका ही रचना है, ठीक है। ये हालांकि 1 मिनट, नहीं ये लाइन यशोधरा की है, ठीक है। ये किसका लाइन है? साकेत का नहीं, ये यशोधरा खुद उनका रचना है, उसका है। फिर बहुत सारी है, ठीक है। जयद्रथ व्रत, झंकार, ये सब इनके रचना हैं। उसके बाद हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो आपको याद है होगा कि कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। आंसू है, झरना है, लौहर है, ठीक है, स्कंदगुप्त, ये सब इनकी क्या है? रचनाएं हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरिऔध की रचना तो आपको पता ही है, वैदेही वनवास। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तितली किन की रचना है, तो आपको पता ही होगा कि तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से और भी देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कौन कौन सी यहाँ पर रचनाएं हैं। तो देखिए, चिंतामणि जो बुक लिखे हैं ना, वो इनकी ही रचना है। किन की रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की। और एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये मेरे पास है किताब, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और श्याम सुंदर दास के बारे में और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है पहले, ठीक है। अब आइए, अतीत के चलचित्र किनका रचना है या फिर इसके कौन से रचयिता हैं? तो इनका रचना है महादेवी वर्मा की, ठीक है। महादेवी वर्मा की अन्य रचना की बात करें हम, तो इनका नीरजा, गिल्लू, दीपशिखा, यामा, ये सब रचनाएं किनकी है? तो ये सब रचनाएं महादेवी वर्मा जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचना के बारे में आपको मैंने कल भी बताया था, सरोज स्मृति, ठीक है, सरोज स्मृति। फिर उसके बाद पंत जी की रचना बताए ही थे कि ग्राम है, चितंबरा है और लोकायतन है, ठीक है, लोकायतन। ये सब आप ध्यान में रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बता दिए हैं। उसके बाद देखिए, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। चलिए चलते हम लोग आगे। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो अभी आपको बताएं कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आइए अब देखिए, यहाँ पर 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 11वां प्रश्न। कठिनाई शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, जब कठिनाई को संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कठिन आई, कठिन प्लस आई। तो यहाँ पर क्या आ गया? इसमें अ है और इसमें आ है, तो जब अ और आ दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल गुण संधि का, ठीक है। क्या होगा? गुण संधि का। जब अ प्लस अ मिलता है तो क्या बनता है? आ बनता है। ई प्लस ई मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा। ये सब आपका हो जाता है दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से, अहिंसा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हालांकि ये प्रत्यय नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा। यहाँ पर पूछना था कि उपसर्ग कौन सा है, ठीक है, और इसमें उपसर्ग होगा अ, ठीक है, और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, यह क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। जगत में सब दुखी हैं, वाक्य किस प्रकार का है? देखिए, जगत में सब दुखी हैं, नकारात्मक वाक्य है, सार्वभौमिक सत्य वाक्य है, या फिर प्रश्नवाचक या संयुक्त वाचक। यहाँ पर देखिए, जब सब लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सार्वभौमिक है, सभी के बारे में यहाँ पर बातें हो रही हैं, ठीक है। नकारात्मक वाक्य का मतलब आप समझ रहे हैं कि मुझे खाना नहीं खाना है,
मेरे बाबू ने थाना था नहीं था, तो उधर से रिप्लाई है मुझे थाना नहीं थाना है। ठीक है, तो ये नकारात्मक वाक्य है। प्रश्न वाक्य, मेरे बाबू ने थाना था, तो ये प्रश्न वाक्य है। ठीक है, या फिर क्या मेरे बाबू ने थाना था, तो ये भी क्या है, प्रश्न वाक्य है। संयुक्त वाक्य में हम देखेंगे जहाँ भी योजक चिन्ह लगा रहेगा ना, जैसे एवं, और, या जैसे इसका एक बताते हैं आपको एग्जांपल, वह समुद्र तट पर जाना चाहती थी लेकिन मौसम खराब है। तो यहाँ पर लेकिन जो है ना योजक चिन्ह ये आपका सही है। वो मायके जाना चाहती थी लेकिन मूड बदल गया। ठीक है, तो ये सब आपके जहाँ भी योजक चिन्ह लग जाए वो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग स्वतंत्र जो वाक्य होंगे ना उसको हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वो मायके जाना चाहती थी एक वाक्य, और मूड बदल गया एक वाक्य। ठीक है, ऐसे। अब भैया यहाँ से उपवन शब्द में कौन सा समास है, तो आप यहाँ से देख पाइएगा कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर वन लिखा हुआ है, वन, और वन में उप लगा दिया तो क्या होगा, उपवन। तो जहाँ भी अव्यय लगा के और उसके शब्द को मतलब शब्द के अर्थ को चेंज कर दिया जाए उसको हम लोग अव्ययी भाव कहते हैं। बहुव्रीहि के बारे में आपको बता दें कि जहाँ अर्थ ही चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे दशानंद, ठीक है, दशानंद, गजानंद। ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल है ना, गजानंद, लंबोदर, ये सब जो एग्जाम्पल है ये आपका बहुव्रीहि समास का होगा। इसका आंसर आपका यहाँ पर अव्ययी भाव होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी कारक का जो चिन्ह आ जाए, ठीक है, उसमें आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कर्मवीर। ठीक है, क्या है, कर्मवीर यानी कि कर्म का वीर। राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। राष्ट्र प्रेम यानी राष्ट्र के लिए प्रेम। ये सब जो आपका है तत्पुरुष समास। और द्विगु के बारे में बोलूँ तो ये क्या लिखा है, द्वि लिखा है, यहाँ पर गु लिखा है। द्वि माने कौन सी होता है, द्वि माने होता है दू, और दू क्या है, नंबर है। दू क्या है, यहाँ पर नंबर है। तो जिसके आगे आपका नंबर लग जाए, ठीक है ना, जैसे त्रिनेत्र, ठीक है, जहाँ त्रिनेत्र हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ पर चौराहा हो गया, तो चौराहा, चौराहा का मतलब यहाँ पर चार है, क्या हो गया, चौराहा। फिर इसके बाद आपका 14 हो गया। ठीक है, 14 भी आपका क्या होगा, हाँ, 4 और दहाई 14। ठीक है, ये भी आपका द्विगु समास ही होता है। जहाँ भी नंबर आपको दिखे सटाक से मारिएगा द्विगु समास। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंह की चाल का समास रूप क्या होगा। तो सिंह की चाल का समास रूप होगा सिंह गति। ठीक है, सिंह की गति को समास रूप कहते हैं। हाँ भैया, यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, पढ़ भी नहीं करता पास कहाँ से होता। देखिए, तो जब हम संयुक्त वाक्य की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर योजक चिन्ह से दो स्वतंत्र वाक्य को अलग किया जाए उसको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि वह समुद्र तट जाना चाहती थी लेकिन मौसम खराब था। वो मायके जाना चाहती थी लेकिन मूड खराब था। ठीक है, ऐसा चीज़ ये सब जो एग्जाम्पल आएंगे जहाँ पर दो संयुक्त वाक्य अलग अलग हो, अलग अलग अर्थ भी हो, लेकिन ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्योंकि जो पहला वाक्य है वो दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, और तो से यहाँ भी तो से जुड़ा रहेगा। ठीक है, जो ये पहला वाक्य है इस पर डिपेंड है। यदि मैं पढ़ता, इसका कोई अर्थ निकलेगा अलग, नहीं निकलेगा, तो पास हो जाता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, इसलिए इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, और आश्रित वाक्य भी उसी पर आश्रित रहते हैं। और साधारण वाक्य आपको पता ही है, साधारण वाक्य क्या होता है। साधारण वाक्य मतलब मैं स्कूल जाता हूँ ऐसे करके जो होगा वो साधारण वाक्य होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, यहाँ पर मधुर और यहाँ भी क्या है, मधुर है। तो जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर 2 बार
पुनरावृत्ति हो जाती है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जब हम सारे ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन को भी हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यमक अलंकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर शब्द 2 बार प्रयोग होंगे और अर्थ भी दोनों का अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल में बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, घमंड घटा, ठीक है। तो देखिए ये 2 बार एक ही वर्ड आया, तो यहाँ पर घटा का मतलब होगा कम होना, ठीक है, सॉरी काली घटा, यहाँ पर होगा घाटा का मतलब बादल, और यहाँ पर घटा का मतलब होगा कम होना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बादल, और यहाँ पर हो जाएगा कमी, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, यानी कि शब्द तो एक ही हैं लेकिन अर्थ किसके बदल गए, तो इसको हम लोग कहते हैं यमक अलंकार। एक और एग्जाम्पल बता दूं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए या पाए बोराए। कहने का अर्थ है कि एक कनक का मतलब जो होगा ना, यहाँ पर धतूरा होगा, ठीक है, क्या होगा, धतूरा, और दूसरा कनक का मतलब होगा सोना। सोना मतलब हो बोला सोना, गोल्ड, ठीक है। तो धतूरा कहने का मतलब है कि अगर ये खा लेगा, धतूरा अगर खा लेगा तो बौरा जाएगा, ठीक है। अगर सोना पा लेगा तब भी बौरा जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, और इसको हम लोग किसका एग्जाम्पल मांगते हैं, तो यमक का मानते हैं। देखिए, रूपक अलंकार की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि उपमेय और जो उपमान है लगभग समान हो, ठीक है, लगभग समान हो, एक जैसा हो। उपमेय उपमान का मतलब होता है, उपमेय मतलब होता है कि जिसके लिए कहा गया हो, ठीक है, और उपमान मतलब होता है जिसके बारे में कहा गया हो। जिसको कहा जा रहा हो उपमेय, और जिसके बारे में कहा जा रहा हो उपमान होगा, ठीक है। ये आपको मैं बाद में समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। अगर आप पहली बार अलंकार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। इसका एग्जाम्पल आपका होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर राम और रतन, ठीक है, दोनों को समान दर्जा दिया गया है। वैसे ही आपका रूपक अलंकार होगा। और यहाँ पर उपमा, उपमा मतलब कि एक दूसरे को उपमा देना, ठीक है ना, यानी कि उपमेय को उपमान की उपमा देना, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से आप समझ पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो पूरा क्लास लेना पड़ेगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है कि चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितार, ठीक है, यानी कि चांद जैसा मुखड़ा है लेकिन उस पर बिंदिया सितार है, यानी कि चांद का किससे तुलना किया गया है, ठीक है, चांद जैसे मुखड़े का बिंदिया से किया गया है। जैसे हो गया कि तुम्हारे ओठ गुलाबी, सॉरी, तुम्हारे ओठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसा है, ठीक है, तो ओठ का तुलना गुलाब की पंखुड़ियों से। तुम्हारे नैन कटार सी दिखती है, यानी कि तुम्हारे नैन जो है, नैन का किससे किया गया है, कटार से। तुम्हारा मुख चांद सा सुंदर है, तो मुंह का किससे किया गया है, चांद से किया गया है, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगी वो आपका उपमा अलंकार की होगी। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आगंतुक शब्द किस समास से बना है? देखिए, आगंतुक में आपका यहाँ पर आगंतुक का मतलब होता है आने वाला, ठीक है ना, आगंतुक, तो ये इसका जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आने वाला, ठीक है, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। चलिए हम चलते हैं, बहुब्रीहि समझ गए, अब यही भाई द्वंद्व सब ये सब समझिएगा। यहाँ पर फिर देखते हैं कि तटनी तरल तरंगिनी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर त जहाँ त आ जाए उसको मार देते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति हो। नदी दरिद्र, क्वेश्चन नंबर 20 है, नदी दरिद्र सम दुख करी दूजा। देखिए, इस पंक्ति में कौन सा रस है, रस पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दुख आ गया ना, दुख आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दुख आ गया, तो दुख किस में होगा, तो दुख आपका करुण रस का अस्थाई भाव है, ठीक है।
मैं यहाँ से सबका आपका अस्थाई भाव बता देता हूँ। देखिए, श्रृंगार रस का होता है रति, ठीक है, या फिर श्रृंगार होता है। करुण का शोक होता है, ठीक है, करुण का क्या होगा, शोक। यहाँ पर दुख, देखिए यहाँ पर वर्ड से ही पता चल रहा होगा, नदी दरिद्र सुख करि दूजा। और फिर रौद्र का होता है क्रोध, रौद्र का क्या होगा, स्थायी भाव क्रोध होगा। और शांत का होगा निर्वेद, ठीक है, आप याद रखिएगा, शांत का निर्वेद। यहाँ पर एक होता है भयानक रस, ठीक है, भयानक का स्थायी भाव होता है भय, ठीक है। विभत्स होता है एक, क्या होता है, विभत्स। और विभत्स का मतलब होता है घृणा, ठीक है, क्या होगा, घृणा या जुगुप्सा भी उसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जुगुप्सा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद होता है एक अद्भुत रस होता है, ठीक है, क्या होता है, अद्भुत। अद्भुत मतलब आश्चर्य होता है, ठीक है, आश्चर्य। आश्चर्य नहीं लिखेगा कहीं तो विस्मय लिख देगा, ठीक है, जो विस्मय में विस्मयादि बोधक होता है ना, आहा, ओहो, ए जी, ओ, इस तरीके का, ठीक है। तो ये आपका पूरा रस खत्म हो गया। इससे ज़्यादा आपको प्रश्न हमको नहीं लग रहा है कि पूछता होगा। अगर आप मतलब पीजीटी तक का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, पीजीटी में थोड़ा सा और एडवांस टाइप का पूछता है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। और आप अगर हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है कि मैं बोर्ड पर अभी मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ा रहा हूँ और डेली उसकी वीडियो आपको जाती होगी, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अपना तैयारी करते रहिए।